सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है आरक्षण जैसे मुद्दे पर आधारित महेश शर्मा जी की लिखी कहानी जागीरी। दुनिया में जीवन से जुड़े कई सिद्धांत पाले जाते हैं और कई बड़बोले लोग बड़ी शान से खुद को सिद्धांतवादी घोषित करते हैं, जबकि वे ये याद नहीं रखते कि सारे सिद्धांत समय सापेक्ष होते हैं। मनुष्य नाम का यह चतुर प्राणी हर सिद्धांत को अपने अनुसार बड़ी कुशलता से ढाल लेता है, सुविधाजनक गली निकाल लेता है और अपना मुखौटा बचाए रखता है। अब देहात में रहने वाले स्वर्ण जाति के इन दो मनुपुत्रों को देखिए, रामवीर सिंह और मुन्ना पांडे। दोनों की आंखें चमक रही हैं। हाथों में अखबार पकड़ा है यूपी टाइम्स और पन्ना खुला है रोजगार समाचार का। आंखें चमकने का कारण है लखनऊ नगर निगम की निकाली गई सफाई कामगारों के 40 खाली पदों की विज्ञप्ति, और इसमें खास बात है स्वर्ण वर्ग के आवेदकों के लिए 15% पदों का आरक्षण। यार मुन्ना, एक बार हिम्मत कर ले तो लाइफ बन जाएगी। माँ कसम बहुत परेशान हूँ। 6 साल से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अब तो मेरी बिट्टो भी 2 साल की होने को आई। बहुत ज़रूरत है नौकरी की। हालत तो मेरी भी तुझे मालूम है रामू। ब्राह्मण के घर पैदा क्या हुआ, भूखों मरने की नौबत आ गई। पढ़ाई ज़्यादा की नहीं, घर का काम धंधा या खेती बाड़ी कुछ है नहीं। नौकरी की तो मुझे भी बहुत ज़रूरत है भाई। तू साथ दे तो करें हिम्मत, दे दें दोनों आवेदन। मुन्ना, इतना सरल नहीं है ये सब, मन को मारना पड़ेगा। यार मन तो कब का मर चुका है, अब क्या बचा। हाँ, घर वालों की इज्जत की बात है और दोस्त रिश्तेदार गांव समाज के लोग जीने नहीं देंगे, जान ले लेंगे हमारी। रामू भाई, घर वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे तो इतने दुखी हो चुके हैं हमसे कि दिन भर ताने देते हैं, गालियां तक देते हैं। वो तो चाहते हैं अपने बीवी बच्चे को लेकर घर से निकलो, कहीं भी मरो, कुछ भी करो। पर हाँ, दोस्त रिश्तेदार और गांव समाज के लोग ज़रूर थू थू करेंगे कि ब्राह्मण राजपूत होके नीच लोगों के काम करने लग गए। अरे उन सबको गोली मार यार। खास बात यह है कि नौकरी है लखनऊ शहर की, हमारे गांव से पूरे 40 किलोमीटर दूर। अगर हमारी नौकरी लग भी गई और हम वहां जाके चुपचाप काम करने भी लग गए तो किसे पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। थोड़े दिनों बाद अपने बीवी बच्चों को ले आएंगे, गुपचुप रहेंगे, और आखिर में किसी को पता चल भी जाए तो चल जाए, आखिर काम ही तो करते हैं, कोई चोरी डाका तो नहीं। तो बस अब यही बचा है कि हम दिल से राजी हैं, तैयार हैं इन लोगों के काम करने को। बाद में कोई शर्म तो नहीं आएगी ऐसे काम करने में। क्या पता हमसे क्या काम करवाएं वहाँ। अब जो भी हो, ओखली में माथा डेरा डाला तो फिर जो भी होगा देखेंगे। और जब महीने के 10-15 हज़ार मिलेंगे तो सारी शर्म गायब हो जाएगी। हाँ तो चलो, पक्का करो और कल ही चलो लखनऊ, आवेदन भर के दे आते हैं। मुन्ना उत्साहित था इस बात से कि 40 पोस्ट का 15% मतलब कम से कम 6 पोस्ट है। शुरू में ज़्यादा लोग आवेदन भी नहीं देंगे। इतनी जल्दी जनरल लोगों का मनोबल थोड़े ही गिर जाएगा। हमारे वाले ब्राह्मण बनिए या राजपूत ऐसे दलितों को नौकरी करने की सोचते सोचते, हिम्मत करते करते थोड़ा टाइम तो लगाएंगे ही। तब तक हमारा काम तो पक्का हो जाएगा। यार रामू, ये नौकरी मिल गई ना तो हमारी लाइफ बन जाएगी। दोनों की आंखों में मोहल्ले में आने वाले 2-3 सफाई कामगारों की छवि कौंध गई। तेरे को तो मालूम है मुन्ना, अपने मोहल्ले में आता है ना वो प्रकाश, झाड़ू लगाता है, वो भी नौकरी करता है और उसकी घरवाली भी।
दोनों को 12-12 हजार रुपये मिलते हैं। महीने के 25-30 हजार। मज़े हैं उनके तो। और इसके अलावा ऊपरी कमाई भी है उनकी। वो प्रकाश जब किसी के घर की नाली, ड्रेनेज या चेम्बर साफ करता है तो 200-300 रुपये अलग से लेता है। उसकी घरवाली सड़क का झाड़ू निकालती है तो तनख्वाह नगर निगम से लेती है और हर घर से 40-40 रुपये अलग से लेती है। ऐश कर रहे हैं सब, और हम स्वर्णों के नाम पे फोकट बैठे भूखे मर रहे हैं। कोई काम धंधा नहीं, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। अरे यार, कोई कुछ भी बोले, हम तो अब यही काम करेंगे। तो फिर कल चलें लखनऊ? पक्का? बिल्कुल पक्का। रामू, तेरी मिडिल की मार्कशीट और दूसरे कागज़ भी ले लेना। और हाँ, किसी से इस बात की चर्चा न करना, न घर वालों से, न दोस्तों से, अपनी घरवाली से भी नहीं। ठीक है, तो सुबह 7 बजे की गाड़ी से चलते हैं। और फिर रामवीर सिंह एक राजपूत और मुन्ना पांडे एक ब्राह्मण, दोनों मनु की संतानें, अपने रोज़मर्रा के जीवन से परेशान चल पड़े अपने अपने घर की ओर एक मजबूत इरादा लेकर। इन मनुवंशियों का ये कठोर निर्णय इस बात को सिद्ध करता था कि मनुष्य की मजबूरियाँ, आवश्यकताएं, गरीबी और अपनों की अपेक्षाएं पूरी न कर पाने के कारण उत्पन्न क्षोभ उसे किसी तरह की अरुचिकर और उसके स्तर से नीचे की भी स्थिति को स्वीकार करने को बाध्य कर सकते हैं। मुन्ना पांडे, जिसके पिता कस्बे में पूजा पाठ का काम करते थे, जैसे तैसे अपनी गृहस्थी, जिसमें मुन्ना के अलावा उनकी एक छोटी बेटी, एक छोटा बेटा और पत्नी सहित कुल 5 सदस्य थे। आर्थिक अभाव ही मुख्य कारक था, जिसके कारण मुन्ना सरकारी स्कूल में 11वीं तक पढ़ा। वहाँ भी फीस के लाले पड़ जाते थे। अब एक 11वीं पास स्वर्ण को कौन सा विभाग नौकरी देगा? साल दर साल नौकरी की विफल कोशिशों के बीच माँ के गिरते स्वास्थ्य के कारण माँ के आग्रह से शादी भी कर डाली। अब मुन्ना पिता के साथ पूजा पाठ के कार्यों में हाथ बटाने लगा तो 4 पैसे आने भी लगे, लेकिन मुन्ना बेचैन था। वो समझ रहा था कि ऐसे जीवन निकलने वाला नहीं। रही कसर, साल भर पहले एक बच्ची के रूप में परिवार की बढ़ोतरी भी हो चुकी थी। इन सबको पालने के लिए कुछ और काम भी जरूरी था, जिसके अवसर इस कस्बे में तो नहीं के बराबर थे। नौकरी मिल नहीं रही थी और शासकीय योजनाओं में कोई भी राहत या उपाय मिलना सरल नहीं था। कमज़ोर आर्थिक स्थिति और मनुवंशी होना सबसे बड़ी बाधा थी। उस मनु के वंशज, जिसने शायद हजारों साल पहले समाज की कार्य व्यवस्था का एक खाका बनाया था, जिसे कालांतर में एक वर्ग विशेष के लोगों के शोषण का सिद्धांत माना गया। ऐसा लोग कहते हैं, अनुमान लगाते हैं। अब उस प्रताड़ना का बदला उसकी न जाने कितनी पीढ़ियों को चुकाना था। मुन्ना पांडे ने अपनी समस्या से निपटने के लिए कोई छोटी मोटी दुकान गुमटी की सोची, हमाली की भी सोची, लेकिन इसमें बाप की इज्जत आड़े आ गई। कोई धंधा व्यापार करे तो पूंजी का अभाव। मुन्ना को अच्छे से याद है, 2 साल शादी को हो चुके हैं, लेकिन अपनी घरवाली को वह एक साड़ी भी नहीं दिलवा पाया। बस पिता के धार्मिक कार्यों से जो चढ़ावे में कपड़े साड़ियाँ आती थीं, उन्हीं से काम निकलता था। अब ऐसे मुन्ना दुनिया का कोई भी काम, चाहे वो गंदी नाली या गटर साफ करना हो या सड़क पर झाड़ू लगाना हो, करने को तैयार था। 3 कमरों के कच्चे पच्चे मकान के दलान में खाट पर लेटा मुन्ना नम आंखों से कल के सपने बुन रहा था, जहां उसका भविष्य सफाई कामगार की नौकरी पाकर बदलने वाला था। उसी मोहल्ले में मुन्ना के घर से कुछ दूरी पर बदन सिंह का घर था। बदन सिंह एक राजपूत किसान था, रामवीर सिंह का पिता, जो 3 बीघा जमीन और एक कच्चे मकान का मालिक था।
जिसकी गृहस्थी में 3 बेटे और एक घरवाले के अलावा एक गाय, 2 बैल भी थे। जैसे तैसे अपने मझले बेटे को बीए पास करवाया था। अब ये तय था कि बीए पास रामवीर को नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करेगा? खेती ही करेगा। लेकिन 3 बीघा जमीन में 3 बेटे कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे? ये सोचना भी रातों की नींद उड़ाने वाला था। इसलिए रामवीर सिंह परेशान था कि उसे कोई अच्छा सा काम धंधा या नौकरी मिल जाती है तो बाकी दोनों भाई 3 बीघा जमीन पर अपना गुजारा कर लेंगे। कस्बे का मामला और किसान राजपूतों का समाज। रामवीर सिंह की शादी भी हो चुकी थी, एक बेटा भी था। रामवीर सरकारी या प्राइवेट कैसी भी नौकरी मिल जाए इसके लिए बहुत भटक चुका था। कोई गुंजाइश नहीं हो पा रही थी। अच्छी उच्च स्तरीय नौकरियों पर पढ़े लिखे उच्च और मध्यम वर्ग का कब्जा था। मध्यम और निचली श्रेणी की नौकरियां आरक्षण नाम के दानव के पेट में जा रही थीं। रामवीर के मोहल्ले में रहने वाले हरकूलाल वर्मा का बेटा आरक्षित कोटे का था। वर्मा जी बड़े बाबू के रूप में पदस्थ थे और शीघ्र ही रिटायर होने वाले थे। उनका बेटा मदनलाल पटवारी था। पटवारी मदनलाल का बेटा हरीश, जो रामवीर का साथी रहा था, वो 11वीं पास होने और पढ़ाई में कमज़ोर होने के बावजूद मास्टरी कर रहा था। ये कैसी विडंबना थी। एक परिवार की 3-3 पीढ़ी में नौकरी वाले और उसके खुद के परिवार में किसी एक को भी न नौकरी और ना ही कोई रोजगार। रामवीर सिंह की आत्मा चित्कार कर उठी। सब लोग कहते हैं तुम स्वर्ण हो, मनुवादी हो। तुमने बरसों तक इनका शोषण किया है, इसलिए इन वंचितों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। रामवीर सिंह कई बार अपने पिता से मनु महाराज के बारे में पूछ चुके हैं, जिसके कारण उन लोगों की ये हालत हो रही है। क्या ज़रूरत थी उनको ऐसी वर्ण व्यवस्था की? लेकिन इसका जवाब रामवीर के बाप बदन सिंह तो क्या, किसी के बाप के पास भी नहीं था। यूपी टाइम्स की खबर पढ़कर रामवीर की आंखों में एक चमक आ गई थी। कल के सुखद सपनों की एक आशा थी, भविष्य परिवर्तन की। उसने अपनी घरवाली को रात में थोड़ा सा बताया कि कल वो लखनऊ जा रहा है, जहां नौकरी की संभावना है। घरवाली को ये बात बता के रामवीर सिंह ने आफत मोल ले ली। उसकी घरवाली पीछे पड़ गई कि मेरे भाई हिम्मत सिंह को भी ले जाओ, वो भी यहीं पास में रहता है, बहुत परेशान है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। रामवीर सिंह ने साफ मना कर दिया। मुन्ना की नाराज़गी का हवाला दिया, लेकिन दुखी लक्ष्मी ने पति के पांव पकड़ लिए। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अब इसके बाद रामवीर सिंह के पास न कहने की कोई गुंजाइश न थी। तो अंततः ये हुआ कि सुबह 7 बजे ये तीनों लखनऊ जाने वाली बस में सवार हो चुके थे। घर वालों को यही बताया था कि काम की तलाश में जा रहे हैं। हिम्मत सिंह को भी साथ लाने की बात पर मुन्ना कुछ नाराज हुआ, फिर चुप हो गया। दोस्त को क्या कह सकता था, किंतु उसे डर था कि कहीं इसी तरह ज़्यादातर स्वर्ण लोगों का मन बदल गया तो, और इस नौकरी के लिए बहुत सारे सामान्य उम्मीदवार आ गए तो उसकी नौकरी भी मुश्किल में पड़ जाएगी। वैसे ये विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश के कई शहरों में निकली थी और इस तरह की विज्ञप्ति में सामान्य वर्ग को 15% आरक्षण देने के पीछे शासन की कोई सकारात्मक या उदारवादी विचारधारा नहीं थी, बल्कि वर्ग विद्वेष बढ़ाने, एक वर्ग विशेष के जातिगम अहम की तुष्टि करने और बरसों से स्थापित स्वयं को श्रेष्ठ कहलाने वाले वर्ग की मजबूरियों का लाभ उठाकर उन्हें नीचा दिखाने की प्रवृत्ति थी। क्योंकि शासन की मंशा साफ और ईमानदार होती तो कई सफाई कामगारों के अलावा अन्य सभी विभागों की नौकरियों में भी 15% का आरक्षण किया जाता। मुन्ना पांडे
या रामवीर सिंह या इन जैसों को इन बातों से कोई मतलब न था कि शासन में सिर्फ इन्हीं पदों के लिए आरक्षण की घोषणा क्यों की गई थी। नगर निगम ऑफिस पहुंचकर आवेदन फॉर्म लेने और जमा देने के दौरान वहां सामान्य वर्ग के आवेदकों की संख्या देखकर मुन्ना पांडे और रामवीर के छक्के छूट गए। उनके आवेदन देने तक 50 अन्य आवेदक भी अपना अपना फॉर्म जमा कर चुके थे। अगले सप्ताह साक्षात्कार का दिन था और उसी दिन शाम को चयनित उम्मीदवारों की सूची घोषित होनी थी। मुन्ना पांडे और रामवीर सिंह ने आवेदन देते समय दो बातें स्पष्ट महसूस की। एक तो आवेदन देने वाला अधिकारी, जो संभवतः आरक्षित श्रेणी का ही था, बड़े व्यंग्यपूर्ण लहजे में आवेदन ले रहा था और कुछ बड़बड़ा भी रहा था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मज़ा आएगा सालों को। ऐसी ही कुछ बुदबुदाहट थी उस अधिकारी के होंठों पर। वे दोनों क्या कहते, चुपचाप अपना फॉर्म देकर बाहर निकल गए। बाहर नगर परिसर में भी 20-25 लड़कों के बीच उत्तेजित बहस चल रही थी। एक लड़का अपना हाथ उठाकर इन्हीं की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, हमारे हक पे डाका डालने आए हैं ये साले। हमारे भाइयों की नौकरी में हिस्सा बांटने आ गए हैं ये मनु की औलादें। भगाओ इनको, इनकी ज़रूरत नहीं। हम हड़ताल करेंगे, विरोध करेंगे, इस पॉलिसी को लागू नहीं होने देंगे। उस हुजूम से बचते हुए ये तीनों निगम ऑफिस से बाहर निकले। बाहर आते आते रामवीर सिंह के मुंह से गालियां निकल रही थीं। साले, तुम हमारे हक पर कब से डाका डाल रहे हो? योग्यता न होते हुए भी मलाई खा रहे हो और हमें धौंस देते हो। मुन्ना चुप था। वो क्या कहता? वह भयभीत था, कहीं कोई राजनीति ना हो जाए और ये प्रक्रिया रुक ना जाए। किंतु ऐसा कुछ न हुआ। अगले सप्ताह तीनों उसी परिसर में साक्षात्कार के लिए लाइन में लगे थे। वहाँ कुल 20-22 सामान्य उम्मीदवार ही उपस्थित थे। अंदर साक्षात्कार चल रहा था और बाहर परिसर में 30-40 लोगों का हुजूम नारेबाजी कर रहा था। मनुवादियों को दूर भगाओ, इनका साक्षात्कार निरस्त करो, हमारा हक हम नहीं देंगे, हमारे काम में हिस्सेदारी नहीं होगी। इस हो हल्ले के बावजूद साक्षात्कार संपूर्ण हुआ। 3 बज रहे थे। शाम को 5:30 बजे ही चयनित उम्मीदवारों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगने वाली थी। मुन्ना पांडे, रामवीर सिंह और हिम्मत सिंह तीनों बाहर निकलकर नाश्ता कर रहे थे। रामवीर संशय में था। यार मुन्ना, ये विरोध क्यों कर रहे हैं हमारा? हम सामान्य वर्ग के होकर भी उनके समान उनके साथ सफाई कर्मचारी का काम करना चाहते हैं, जो सबकी नज़र में है तुच्छ है। लोग कहते हैं कि इन्होंने बरसों सामान्य लोगों की सेवा की, उनके लिए सफाई का काम किया, तो हम भी तो ये काम करने को तैयार हैं, हमें करने दो। मुन्ना क्या कहता? वैसे मुन्ना सब समझता था। रामू भाई, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, वरना कौन ये काम मजबूरी में कर रहा है? सभी को अच्छी तनख्वाह और पक्की नौकरी का लालच है। चलो, बरसों पहले इनकी मजबूरी रही होगी, समाज का दबाव होगा इन पर कि इनको ये निम्न काम करना पड़ता होगा, पर अब क्या मजबूरी है? इनको ये सब काम पसंद नहीं तो छोड़ दें ये काम, क्यों करते हैं? और तो और पूरे घर के लोग, आदमी भी, औरतें भी लग जाती हैं इस काम पर। सब कमा रहे हैं और बेवकूफ़ भी बनाते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। अरे यार, छोड़ो इनको, हमें क्या करना, हमें तो नौकरी मिल जाए बस। शाम 5 बजते वापस भीड़ इकट्ठी होने लगी। जैसे ही चयनित उम्मीदवारों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगी, लोग टूट पड़े अपना नाम देखने। भीड़ भाड़ और झूमा झटकी के बीच मुन्ना पांडे सफल रहा आगे पहुंचने में, और वो चिल्ला उठा जब उसे खुद का और रामू का नाम लिस्ट में नजर आया। हाँ, हिम्मत सिंह का नाम नहीं था लिस्ट में। बहुत खुश हुए दोनों।
हुलस उठे, गले लग गए, आंखों में आंसू आ गए। दोनों का नाम होने और हिम्मत सिंह का नाम होने की बातों ने तीनों को खूब रुला दिया। कुछ शांत हुए तो नोटिस में दर्शाई सूचना पर ध्यान गया। महीने की 20 तारीख को ड्यूटी पर उपस्थित होना था। घर की ओर चलते दोनों ने हिम्मत सिंह को धीरज बंधाया कि महीने भर में कोई जुगाड़ करके उसे शहर बुला लेंगे। साथ ही हिम्मत सिंह को साफ साफ चेतावनी भी दी कि गांव में रिश्तेदारों में किसी को न बताए कि उनकी नौकरी कहाँ लगी है। रात होते होते घर पहुंचे। मुन्ना और रामवीर के घरों में जश्न सा माहौल था। उनके बेटों को नौकरी जो मिल गई थी किसी कंपनी में। पूरे कस्बे में भी धूम मच गई थी। बड़ी बेसब्री से दोनों ने अगले 4-5 दिन बिताए। कुछ घरेलू सामान बांधा, अपनी अपनी घरवालियों को आश्वस्त किया कि उन्हें 1-2 महीने में शहर बुला लेंगे और निश्चित दिन पर दोनों आ पहुंचे निगम कार्यालय। पूरा दिन लग गया औपचारिकता पूरी करने में। दोनों को निगम की स्टाफ की ड्रेस दी गई। शाम होते होते उनकी ड्यूटी भी समझा दी गई। वार्ड नंबर 5 और 6 में दोनों की ड्यूटी लगी थी। काम था रोजाना वार्ड की सड़कों पर कचरा बुहारना, कचरा इकट्ठा करके वाहन में डालना, साथ ही वाहन की नालियां और ड्रेनेज चौक हो जाएं तो उनकी सफाई करना और ज़रूरत पड़ने पर जैसा अफसर कहें वो करना। उनके हाथों में नियुक्ति पत्र पकड़ा था। दोनों की नज़रें जिन लाइनों पर अटकी थीं वहाँ लिखा था प्रारंभिक वेतन 13,000 रुपये और भत्ता आदि मिलाकर कुल 17,000 रुपये महीना। अपना अपना नियुक्ति पत्र लेकर अपनी ड्यूटी समझकर दोनों चल पड़े कमरे की ओर, जो उन्होंने फिलहाल के लिए किराए पर लिया था। दोनों खुश थे, रोमांचित थे और संतुष्ट भी थे, लेकिन चुप चुप से थे। न जाने अचानक दिमाग में या दिल में कुछ कुछ उभरने लगा। उन्हें लगा वे खुश हैं या दुखी हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे। कमरे में पहुंचते ही निढाल से पड़े मुन्ना ने रामवीर की ओर देखा। ठीक उसी क्षण रामवीर ने भी मुन्ना की आंखों में देखा। दोनों के मौन चेहरे और बंद होठों पर एक ही प्रश्न प्रकट होने लगा, क्या ये सब ठीक हुआ? क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हमें ये परिवर्तन स्वीकार कर लेना चाहिए? अबोले ही मौन की स्थिति में एक दूसरे के प्रश्नों को समझते हुए दोनों भावुक हो गए। दोनों की आंखें नम होते होते गीली होने लगी। सहसा रामू उठा और मुन्ना से लिपट गया। उसकी सिसकारियां फूट पड़ी। मुन्ना भी रो रहा था। रामू, हमने सही किया या गलत? क्या हम बहुत नीचे गिर गए हैं? क्या हमने इस नौकरी को चुन के कोई घृणित काम किया है? मुन्ना, काम तो हमने ऐसा ही चुना है कि हमारे घर वालों को, रिश्तेदारों को या कस्बे वालों को पता चलेगा तो बहुत बुरी गत बनेगी। हमारे बीवी और बच्चे क्या कहेंगे, कैसा महसूस करेंगे? हम ब्राह्मण ठाकुर होते हुए भी ऐसा काम करने को तैयार हो गए। तो फिर छोड़ें ये सब और कल ड्यूटी पर जाने के बजाय घर चलें? अरे नहीं रे भाई, वो तो ज़्यादा भयानक है। भूखों मरने की नौबत है घर में, और यहाँ 30 दिन में पूरे 12,000 और फिर अगले 30 दिन फिर 12,000, यानी कुछ ही दिनों में हमारे पास बहुत कुछ हो जाएगा। रही बात सड़क साफ करने की या नाली गटर साफ करने की, तो करेंगे, सावधानी से करेंगे। वापस घर आकर साफ स्वच्छ नहा धोकर रहेंगे और फिर इसमें गलत क्या होगा? दुनिया वालों को कहने दो जो कहते हैं। इनमें से एक भी हमारा सुख दुख पूछने नहीं आया। कभी किसी ने हमारी मदद नहीं की। सब जाएं भाड़ में, हम तो ये काम करेंगे बस। तो बस फिर इन बातों को गोली मारो, कल से काम पर चलो। अब दोनों शांत थे। सारा अवसाद, सारा असमंजस दूर हो चुका था। वे दोनों आराम से सो रहे थे। सुबह 7 बजे दोनों नगर परिसर में पहुंचे। वहां देखा बड़ा हंगामा मचा हुआ था।
भूरू और शैलू जो कल मिले थे उन्हें धमका रहे थे, आज जमादार से झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई वार्ड नंबर 5-6 में इनकी ड्यूटी लगाने की? ये हमारा इलाका है, हम करेंगे वहाँ की साफ सफाई, हमारी जागीरी है वो वार्ड। हमारे बाप दादाओं के ज़माने से हम और हमारी घरवालियाँ उस इलाके का सारा काम करते हैं, वहाँ कोई दूसरा कैसे काम करेगा? दंगा हो जाएगा। जमादार समझाता रहा कि भाई ये नए काम पर लगे हैं, इन्हें भी तो कोई काम देना पड़ेगा। तुम्हारा ही काम कम होगा, तुम्हें आराम मिलेगा, उनको भी करने दो। देखो वो सामान्य श्रेणी के होते हुए भी तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हैं, तो तुम क्यों रोकते हो? अरे मर गए साले सामान्य श्रेणी वाले, सामान्य हैं तो वहाँ जाएं, उनके बीच काम करें, यहाँ क्यों झक मारने आए हैं? हम अपना वार्ड उन्हें कभी नहीं देंगे। अच्छे खाते पीते लोगों का वार्ड है, हम क्यों छोड़ें? तो फिर इनका क्या करें? जमादार का स्वर कमज़ोर होता जा रहा था। अब इनको कहीं और फेंको, या तो बस स्टैंड पर ड्यूटी लगा दो सफाई की, या कचरा गाड़ी के साथ बैठो, कुछ भी करो, पर हमारी जागीरी मत छीनो। और अचानक भुरू और शैलू का स्वर कमज़ोर होने लगा, चेहरों पर भावुकता से भरे करुण भाव आने लगे। भुरू बोला, जमादार साहब, ये मोहल्ले वाले हमको अपने परिवार जैसे लगते हैं, हर घर का आदमी हमें पहचानता है। बहुत समय से हम काम करते करते सबसे हमारी पहचान हो गई है, रोज़ रोज़ आते जाते सबसे राम राम होती है, हम कैसे उस मोहल्ले का मुंह छोड़ दें? जमादार उसकी बात सुनकर चौंक गया। क्या ये उस मोहल्ले में काम करते करते मोहल्ले वालों से इतना जुड़ गए हैं? उसका स्वर कमज़ोर पड़ने लगा। मुन्ना पांडे और रामवीर सिंह भी आश्चर्य से सारा नज़ारा देख रहे थे। तभी शैलू और भुरू उनके पास आए, कहने लगे, देखो भाई, तुम लोग मत डरो, तुम्हारी नौकरी तो पक्की है, पर हम अपनी जागीरी तो किसी को देंगे नहीं। हमारा सारा बचपन इसी मोहल्ले में गुजरा है, हमें कोई रुपए पैसे की भी भूख नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वालों से हमें बहुत लगाव है। ये जमादार तुम्हें दूसरे काम पर लगा देगा, कहीं नहीं तो तुम ऑफिस में चपरासीगिरी करना। लेकिन भुरू भाई, मुन्ना ने हिम्मत करके कहा, सब लोग तो कह रहे हैं कि तुम्हारा बहुत शोषण हो रहा है, तुमसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया जाता है, और हमारे कारण तुम्हें इस काम से मुक्ति मिल रही है, तो फिर हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? अरे होशियार, भुरू चढ़ गया। कौन कहता है कि हम या हमारे बाप दादे ये काम ज़बरदस्ती कर रहे हैं या दबाव में कर रहे हैं? दोनों वार्डों से हमारी रोज़ी रोटी चलती है। हमारे सारे तीज त्योहारों पर ये लोग हमें खाना पीना, मिठाई, नकदी इनाम भी देते हैं, प्रेम प्यार से हमें पूछते हैं। हम इतनी आसानी से कैसे बरसों का जमा जमाया इलाका छोड़ दें? और ये नेता लोगों की बातें छोड़ो, इनको करनी है नेतागिरी, वो हमारा पक्ष ले लेकर चिल्लाया करते हैं। अरे कुछ ना कुछ काम तो सबको करना है ना, बिना करे कोई काम कोई रह सकता है? तो फिर ये काम क्या बुरा है? थोड़ा बहुत काम, अच्छी तनख्वाह, ऊपरी कमाई अलग से। और अंत में शैलू ने फाइनल स्टाइल में कहा, हम यहाँ बहुत प्रेम से सफाई का काम कर रहे हैं और हम इस मोहल्ले में किसी और को काम नहीं करने देंगे। इनकी ये बहस चल रही थी कि जमादार ने आकर शैलू और भुरू से कहा, तुम दोनों को वापस वार्ड नंबर 5 और 6 में ड्यूटी दी जा रही है, जाओ संभालो। हाँ, अपनी घरवालियों को भी ज़रा कहो, हफ्ते में कम से कम एक बार तो वार्ड में झाड़ू लगाएं। 15-15 दिन तक कोई जाता नहीं है वार्ड में, वार्ड वाले शिकायत कर रहे हैं। और तुम दोनों, रामू और मुन्ना, मेरे साथ चलो ऑफिस में, वहाँ भी बहुत काम है, देखते हैं तुम्हें क्या काम देना है। अभी तुम्हें मैं सब काम समझाता हूँ। रामू और मुन्ना मुड़े, घूमे और जमादार के पीछे पीछे चल दिए। दोनों असमंजस में थे कि ये क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ।
अब क्या पता क्या काम मिलेगा। लेकिन वो शांत थे, उन्हें कोई दुविधा नहीं थी। जो भी काम, जैसा भी काम मिलेगा वो करेंगे। उधर शैलू और भूरू आंख मारते हुए मुस्कुरा रहे थे अपनी जीत पर और खुश थे अपने जागीरी बने रहने पर। तो दोस्तों, ये थी कहानी जागीरी, आरक्षण की सच्चाई। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।